अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको क्लियर डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ जो है ये इरिवर्सिबल या परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है, यानी सिंपली जो इंक्रीज इन साइज है वो ग्रोथ कहलाता है। कि बर्थ से पहले भी जब पूरा फीटस जो है वो बन चुका होता है, उसका बॉडी साइज इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। इसी तरह बर्थ के बाद भी जो आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ग्रोथ में। अब डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है कि एक जाइगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल का जो बनना है वो डेवलपमेंट कहलाता है। अब जाइगोट में तो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जिसके सारे ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं वो बनना जो है वो कहलाता है डेवलपमेंट। इसके लिए कि इन द कोर्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग, कि वो एक फर्टिलाइज एग इनटू द एडल्ट। एज डेवलपमेंट प्रोसीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस। द मोस्ट ऑब्वियस चेंज क्या है? ग्रोथ। सबसे मेन फर्क क्या होता है? साइज का बड़ा होना। अब डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है? द प्रोग्रेसिव चेंज which are undergone before an organism acquires its adult form constitute the embryonic development। सिंपल में इसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। जबकि ग्रोथ क्या है? is a permanent and irreversible increase in size that occurs as the organism mature। जब वो मेच्योर हो जाता है, हो रहा होता है, उस वक्त जो बॉडी साइज इंक्रीज होता है वो ग्रोथ कहलाता है। अब प्लांट्स में अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखें, उसमें हमारे पास जो बेसिक स्टेजेस होती हैं, इन्वॉल्व सेल डिवीजन होती है, अलॉन्गेशन होती है, लेंथ में इंक्रीज होते हैं, डिफ्रेंसिएशन होती है ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है जब सेल्स बनते हैं तो सारे जो है शुरू में एक ही शेप के होते हैं, राउंड इट। प्लांट में अगर हम देखें तो हम कहेंगे बेसिक यू रेक्टेंगुलर शेप का, लेकिन हर सेल जो है अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है। जिस तरह ह्यूमन में देखें, अगर ब्रेन सेल्स स्टार्टिंग में बन रहे होंगे, पहले ये राउंड ही बनेंगे ना, उसके बाद इसमें से डेंड्राइड और एक्सोन निकले होंगे। इसी तरह मसल सेल्स पहले राउंड बने, उसके बाद अगर उन्होंने हमारे पास स्मूथ मसल्स बनाने थे तो उसके मुताबिक उन्होंने अपनी शेप जो थी इस तरह स्पिंडल शेप कर ली, और अगर उन्होंने स्केलेटल मसल बनाना है तो इस तरह राउंडेड और स्ट्राइएशन लंबे हो गए और स्ट्राइएशन बन गई। तो हर सेल्स का अपनी प्रॉपर शेप अटेन करना अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और उसके बाद ऑर्गन्स बन जाते हैं। जब सेल डिफरेंशिएट होते हैं तो एक तरह के सेल्स इकट्ठे होते हैं और ऑर्गन बना देते हैं। अब ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल इंक्रीज, कि अगर कोई चीज़ एक दफ़ा बड़ी हो जाती है वो दोबारा से छोटी नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इंक्रीज इन साइज एंड डेवलपमेंट इज प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? वो प्रोग्राम्ड होता है, पहले से प्री डिटरमाइन होता है कि इन सेल्स ने आगे क्या करना है, पहले कौन से सेल्स बनेंगे, उसके बाद कौन से बनेंगे, और फिर कौन से स्ट्रक्चर सबसे पहले बनेंगे और कौन से सबसे लास्ट में बनेगी। इसलिए हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सीरीज। सीरीज का मतलब सीक्वेंस वाइज है, और स्टेजेस फ्रॉम अ सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म सिंपल होता है, नहीं एक सेल वाला जाइगोट है, उससे छोटा सा बनता है सिंपल एम्ब्रियो, उसमें ज़्यादा टाइप्स के सेल नहीं है एम्ब्रियो में। उसके बाद उस एम्ब्रियो में डिफ्रेंसिएशन होती है, स्टेम बनती है, रूट्स बनती हैं, उसके ऊपर फिर आगे लीव्स बन जाते हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं, ब्रांचेस बन जाती है, कॉम्प्लेक्स हो गई ना स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स सेलुलर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टेक्स प्लेस। जैसे जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, सेल वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और प्रॉपर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब आप पौधे में देखते हो, पहले एक बीज होता है, उससे एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में कोई क्लियर डिफ्रेंसिएशन नहीं होती स्ट्रक्चर की। उसके बाद फिर सबसे पहले ऊपर स्टेम बाहर निकलती है, पहले रूट्स निकलती हैं, फिर स्टेम निकलती है, फिर उस स्टेम के ऊपर पहले छोटे लीव्स बनते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर ब्रांचेस निकल, यानी स्टेप वाइज उसमें डिफ्रेंसिएशन होती है ना, नई नई स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब अ प्लांट ग्रोथ हैज एन ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ हम कहते हैं it grows throughout the life. The growth pattern in which an organism grows throughout the life is known as open growth patterns। प्लांट जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। अब ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जब वो मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद ग्रोथ नहीं होती फर्दर। Throughout life, the plant adds their organs such as branches, leaves, roots, enlarging from the tips, roots, and shoots, but the rate of growth is not uniform। और इनका बेशक थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो करते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ रेट यूनिफॉर्म नहीं होता। यूँ नहीं होता पूरी ज़िंदगी वो इक्वल रेट पे ही ग्रो करें। जो अर्ली स्टेज होती है, जब वो अभी सीड से बाहर निकलता है, उस वक्त ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है।
यानी जो यंग एज की तरफ जैसे जाता है ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद जब वो दोबारा ओल्ड एज की तरफ जाता है ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि थ्रू आउट लाइफ जो है ग्रोथ जो है वो स्पीड सेम नहीं रहती। एट द बिगनिंग द ग्रोथ इज स्लो, बिगनिंग में ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। ग्रोथ होकर थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द पेरेंट स्टेम। अब प्लांट में जो है वो ग्रोथ किसकी वजह से होती है? जो प्लांट बॉडी है उसके सारे जो सेल्स हैं उनमें ग्रोइंग एबिलिटी नहीं होती। कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं जो स्मॉल इन साइज होते हैं और न्यूक्लियस की रेशियो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होती है, सिर्फ वही एबिलिटी रखते हैं डिवाइड करने की और नए सेल्स बनाने की। उनके सेल से जो है वो नए सेल्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स आर द यंग टिश्यूज। यहाँ से हम मेरिस्टेम की डेफिनेशन करें, मेरिस्टेम्स आर द यंग टिश्यूज और द ग्रुप ऑफ द cells that retain the potential to divide. In lower plants, the entire plant body is capable of the growing, but in higher plants, the entire body is not capable of growing, but the growth is limited to the certain ranges known as growing points. यहाँ से आप करेंगे growing points की। In higher plants, the entire plant body is not capable of growing, but the growth is limited to a certain region known as growing points. इसके बाद है these growing points consist of group of cells which are capable of the division. These grouping are called meristems. यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मेरिस्टेम की अगर डेफिनेशंस लिखेंगे तो वो पहले ये लाइन लिख दें और फिर आगे ये वाली लाइन लिख दें कि द ग्रोइंग पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर, दीज की बजाय दा लिख देंगे आप, capable of the division. These growing points are called meristems. These meristematic cells are located at the, अब होते कहाँ पर है ये meristematic cells? Located stem and root की टिप्स पर। और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले आते हैं एपिकल मेरिस्टेम पर। एपिक का जो वर्ड होता है, अगर आपके पास ये कोई प्लांट की ब्रांच है तो उसका जो ये टिप पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एपिकल। ये वाला टिप पोर्शन क्या कहलाता है? एपिकल। एपिकल कहलाता है। द एपिकल मेरिस्टेम आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। ये सिर्फ रूट्स की टिप पर नहीं होती, शूट्स की टिप पर भी होते हैं। रूट की टिप पर भी होते हैं। शूट्स एंड आर प्राइमरीली कंसर्न विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी। एक्सटेंशन का मतलब होता है उसकी लंबाई में इजाफा जो करते हैं ये। दीज आर परपेचुअल ग्रोथ जोन्स फाउंड एट द एपिक्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। ये बाय बर्थ मौजूद होते हैं, जब प्लांट एम्ब्रियो स्टेज से ही मौजूद है, और ये इन जो ग्रोथ प्लांट की लेंथ है उसको इंक्रीज करने में रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स at the tips of root and stem, so they play important role in primary growth. Primary growth कहते हैं the increase in the length of the plant is known as primary growth. प्लांट की जो लेंथ में इंक्रीज होता है वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। और कौन सी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम व्हिच इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम्स। इसके बाद आ जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पर। दिस आर द पार्ट्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम व्हिच गेट सेपरेटेड फ्रॉम एपिक्स बाय द परमानेंट टिश्यूज। क्या आपके पास ये एपिक्स है? एपिक्स से यहाँ पर जो मौजूद है सेल्स वो कौन से है? एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद यहाँ तक, इसके बाद दरमियान में ये कुछ परमानेंट टिश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर जो मौजूद होंगे वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होंगे, कि दरमियान में परमानेंट टिश्यूज आ गए और कुछ जो मेरिस्टेम थे वो सेपरेट हो गए एपिकल से। अब इनका काम क्या होता है? दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड्स का मतलब आपने प्लांट्स में जो गन्ना देखा है, गन्ने के अंदर आपको पहले एक यूं स्ट्रेट ब्रांच मिलती है, उसके बाद एक इस तरह थोड़ा सा उभरी हुई जगह, ये वाला पोर्शन इंटरनोड कहलाता है और ये नोड कहलाता है। तो इंटरनोड की जो बेस है, यानी ये वाला पूरा इंटरनोड जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इनसे बाद में यूँ साइड्स पर लीव्स निकलते हैं और फ्लावर्स बनते हैं। दीज आर टेम्परेरी इन नेचर। अब ये याद रखना है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो क्या बनाते हैं? लीव्स एंड फ्लावर्स। इसके बाद आते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स आर सिलेंडर्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स। कि आपके पास अगर ये एक स्टेम है, इस स्टेम को हम यहाँ से कट करें और फिर कट करने के बाद जो इसका राउंड स्ट्रक्चर होती है ऊपर से रख कर देखें कि कट करने के बाद
जिस तरह आप पेंसिल पकड़ते हैं और पेंसिल की बैक साइड देखें तो वो राउंड नज़र आती है ना, सेम इसी तरह यहाँ से कट करेंगे और बैक साइड से गोल देखेंगे तो ये नज़र आएगा। यहाँ पर इसके अंदर इस तरह रिंग की फॉर्म में, ये जो रिंग है ये हमारा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम दे आर प्रेजेंट इन डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म। दो में होते हैं, डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। वेस्कुलर एंड द कोर कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम की एग्जांपल क्या होती है, अंदर वेस्कुलर कैम्बियम होती है जो जाइलम और फ्लोएम बनाती है, और एक रिंग इसी तरह बाहर की तरफ होता है, उसको कहते हैं कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम क्या करता है, ये बार्क बनाती है, जो छाल होती है ना दरख्त के बाहर, हार्ड नॉन लिविंग पार्ट, वो बनाती है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन डायमीटर। ये प्लांट का डायमीटर इंक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये कि सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करती हैं, कि increase in the width of the plant is known as secondary growth. Are determinate. For example, they grow to certain size and stops. For example, leaves, flowers and fruits. ये एक proper size तक grow करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं. While the others are indeterminate. For example, they grow by meristems that continuously replenish themselves, remaining youthful. For example, vegetative root and stems. Vegetative root plants कैसे रूट्स और स्टेम जो हम खाते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, उसमें लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती। जबकि लीव्स और फ्लावर्स होते हैं उनका जब एक प्रॉपर साइज पहुंच जाता है उसके बाद वो ग्रो करना छोड़ देते हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं। अब जाते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी टिश्यूज इज एडेड बाय द एपिकल मेरिस्टेम्स, सेकेंडरी टिश्यू इज एडेड बाय द इंटरकैलरी और द वेस्कुलर कैम्बियम लीडिंग टू द इंक्रीज इन थिकनेस। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है विच इज रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट and apical meristem is responsible for it. Primary growth की जब definition लिखेंगे वो ये लिखेंगे, the increase in the length of the plant is known as the primary growth. The apical meristem is responsible for the primary growth, while the secondary growth is increase in the width or thickness of the plant body is known as secondary growth. Intercalary meristems or the vascular cambium is responsible for the secondary growth. अब आ जाते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ पर। जब ग्रोथ होती है तो प्लांट में कौन सी 4 फेजेस जो है उससे गुजरता है, ये याद रखें कि 4 फेजेस हैं। पहला है डिवीजन, सेल डिवाइड करेगा। नेक्स्ट एलोंगेशन, लंबा होगा। फिर मेचूरेशन, मेच्योर होगा। और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन। ये 4 स्टेजेस हैं हमारी ग्रोथ। सबसे पहले है सेल डिवीजन। द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज बाय माइटोसिस। डिवीजन किस प्रोसेस से होगी, माइटोसिस से। इट ओकर्स एट द टिप ऑफ द शूट ऑफ रूट्स। अब अगर हम शूट देखें उसमें टिप पर जो है एपिकल मेरिस्टेम है तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, नए सेल्स बना रही है, इसलिए हम कहते हैं जो सेल डिवीजन होती है वो कहाँ पर होती है, टिप पर। टिप पर अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सेल डिवीजन का, CD। शूट एंड वेयर और सेल्स आर स्मॉल, जो नए बनते हैं सेल्स उनका साइज अभी छोटा होता है, हैव स्फेरिकल न्यूक्लियाई लेइंग इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच इज नॉन वैक्यूलेटेड। अभी वैक्यूल भी नहीं बनता। एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन ईच टोटल सेल प्रोसीड टू इनलार्ज। फिर इसके बाद वो लंबा होना शुरू हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस जोन। A little distance from the apicus of the root and shoot lies the zone of elongation. टिप से थोड़ा सा नीचे आए तो ये हमारे पास नीचे वाला, ये वाली जो जगह है, ये वाली सारी, इसे हम कहते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पर आकर सेल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है कि उसका साइटोप्लाज्म और ऐड होता है, सेल वॉल बनती है प्रॉपरली, एंड इज ओनली अ फ्यू मिलीमीटर, सिर्फ फ्यू मिलीमीटर लेंथ होती है इस एरिया की। ड्यूरिंग एलोंगेशन द सेल वॉल्यूम इंक्रीज अप टू 150 टाइम्स। अगर वो 1 मिलीमीटर का था तो वो 150 मिलीमीटर्स का हो जाएगा, इतना साइज बड़ा हो जाता है। ड्यू टू द अपटेक ऑफ वाटर, वजह क्या होती है, वो वाटर एब्सॉर्ब करता है। प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीज, जब वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है। सेल वॉल जो है वो पिछले प्रोसेस में वो बनना शुरू हो चुकी थी, डेपोजिशन हो रही थी, इससे सेल की प्लास्टिसिटी सेल वॉल की इंक्रीज होती है। प्रेशर इज रिड्यूस, ताकि प्रेशर जो उसको रिड्यूस किया जा सके। सिंथेसिस ऑफ न्यू साइटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल मटेरियल प्रोसीड ऑन। जो सेल डिवीजन के प्रोसेस में साइटोप्लाज्म और सेल वॉल बनना शुरू हुई थी वो भी कंटिन्यू है, वो प्रोसेस रुका नहीं है। उसके साथ साथ क्या हो चुका है, वाटर अपटेक इंक्रीज हुई और सेल वॉल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, और इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म सेल का जो वॉल्यूम है वो 50 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है। फिर आ जाते हैं मेचूरेशन पर। द फाइनल साइज ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ द सेल इज अटेन्ड। अब सेल ने जितना बड़ा होना था, कि फर्ज करते हैं अगर उसने इतना बड़ा होना था, वो इतना हो चुका है। द सेल विच डिवेल्प इनटू द पिथ, कॉर्टेक्स एंड सर्टेन अदर टिश्यू डू नॉट एलोंगेट फर्दर। जिन्होंने पिथ, कॉर्टेक्स वगैरह बनानी होती है वो अब जितने लंबे हो चुके हैं उससे ज़्यादा लंबे नहीं होंगे।
while the other cells like fibers और ट्रेकाइड्स, फाइबर ट्रेकाइड जो हमारे वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जाइलम और फ्लोएम में होते हैं, एलोंगेट लेंथ वाइज, वो अब इससे और ज़्यादा लंबे होने जाते हैं। हमने जो फाइबर्स और ट्रेकाइड्स देखे थे वो देखे थे इस तरह की लॉन्ग स्ट्रक्चर्स थी, और इस तरह लॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्यूब्स होल्स बने हुए थे। लेंथ वाइज मोर देन इन द अदर डायरेक्शन, यानी वो सिर्फ लेंथ वाइज इंक्रीज होते हैं, विड्थ इंक्रीज नहीं होती उनकी। जो पिथ और कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो मेचुरेशन के बाद इंक्रीज नहीं होते लेंथ में, जबकि जो ट्रेकाइड्स और फाइबर्स हैं वो मेचुरेशन के बाद फर्दर इंक्रीज होते हैं लेंथ में। व्हेन द सेल एनलार्जमेंट सीजेस, सीजेस का मतलब रुक जाती है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट। अब अगर सेल इतना लंबा होना था हो चुका है, इसके बाद डिफरेंशिएशन होगी। ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज द वॉल ऑफ द सेल बिकम थिकर, वॉल ज्यादा मोटी हो जाती है। द वॉल्स ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स आर टिश्यू बिकम पिटेड, पिटेड का मतलब स्ट्रॉक्स हो जाते हैं। थिकनिंग अपेयर on the walls of xylem vessels. Cells of various tissue different in spatial dimension, मुख्तलिफ डायरेक्शन में उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होती है, बनती है। एंड मैनी न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स डिवेल्प, और बहुत सारे स्ट्रक्चरल फीचर हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं। जिस तरह अभी ट्रेकाइड्स में है, यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट्स बन जाएंगे, होल्स बनेंगे जो ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंशिएशन प्रोसेस में सेल की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है वो बनना शुरू हो। अब इसके बाद आ जाते हैं ग्रोथ को रिलेशन। को का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट, दो चीज़ों का आपस में मिलना। कोरिलेशन यानी दो चीज़ों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। ग्रोथ को रिलेशन यानी जो दो पार्ट्स की ग्रोथ है वो आपस में रिलेट करती है। द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली कोरिलेटेड विद द ग्रोथ एंड डिफरेंट organs growing at the different rates in different directions and the development of different parts takes place। ये प्लांट की जो डिफरेंट पार्ट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंटली ग्रोथ की है, डिफरेंट रेट्स है। कि हो सकता है मेन ब्रांच की ग्रोथ ज़्यादा हो, जो लेटरल ब्रांचेस है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाए। कुछ केसेस में लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ ज़्यादा होती है और मेन ब्रांच की ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो दोनों की ग्रोथ एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है। सच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज नोन एज ग्रोथ कोरिलेशन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऑपोजिट रिलेशनशिप, कि अगर आपके पास एक ये ब्रांच है, इस ब्रांच की एपिक्स यानी एपिक जो मेरिस्टेम है वो तेज से ग्रो करता है, जो लेटरल वाला है वो नहीं ग्रो कर रहा। लेटरल नहीं करो तो साइडों पे ब्रांचिंग नहीं बनेगी, इसका मतलब सिर्फ हाइट इंक्रीज होती रहेगी, ब्रांचिंग नहीं होगी। इसलिए तो जो खाली हाइट इंक्रीज होने उसने ब्रांचिंग को रोक दिया था। इस तरह के प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं लेकिन साइडों पे ब्रांचेज नहीं होती हैं उसके, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांचेज होती हैं लेकिन उसकी हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती। तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है कि एपिकल ग्रो करेगी या फिर साइड पे ब्रांचिंग होगी। तो इन दोनों का रिलेशनशिप ऑपोजिट है कि अगर एक चीज़ की ग्रोथ होती है तो दूसरे की रुक जाती है, अगर दूसरे की होती है तो पहले वाले की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा रिलेशनशिप को कहते हैं हम रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट इन द प्लांट्स इज द एपिकल डोमिनेंस। मेन इंपॉर्टेंट जो है कोरिलेशन वाला वो यही एपिकल डोमिनेंस है, कि इन मैनी प्लांट्स ओनली एपिकल बड ग्रोज while the growth is suppressed in the lower auxiliary buds। auxiliary buds का मतलब होता है जो ये साइड्स पे बर्ड हैं जिनसे ब्रांचेस बननी है। कि कुछ प्लांट्स में होता है कि एपिकल बर्ड ग्रो करता है लेकिन ये ऑक्सिलरी बर्ड जिन्हें साइड ब्रांचेस बनानी थी वो ग्रो नहीं करते। अब कैसे पता लगा? ये एक्सपेरिमेंट किया गया व्हेन एपिकल बर्ड वाज रिमूव्ड। अगर हम ये एपिकल बर्ड को उन प्लांट्स में जिनकी लेंथ इंक्रीज होती थी, ब्रांचिंग नहीं होती थी, उसमें अगर हम ये एपिकल बर्ड को रिमूव कर दें तो इसको रिमूव करने के बाद उस प्लांट्स में साइड पे इस तरह ब्रांचेस जो थी वो निकलना शुरू हो गई। इसका मतलब कि एपिक्स ने रोका हुआ था इसको ब्रांचेस बनाने से। When the apical bud was removed, the growth in the lower bud was inhibited. So the active shoot apex control the development of lateral buds. Thus, the oxygen of the terminal bud is responsible for inhibiting the growth of the lateral buds by the phenomena known as apical dominance. The oxygen of the terminal bud responsible for inhibiting the growth of the lateral bud by the phenomena known as एपिकल डोमिनेंस। यानी जो एपिकल बर्ड है उससे ऑक्सीजन बनता था जो इसके साइड ब्रांचेस को बनने से रोक देता था। अगर हमने उसे रिमूव करवा दिया तो हमारे जो ऑक्सिलरी बर्ड थे वो उसकी डोमिनेंस जो थी वो अब खत्म हो गई, इसलिए साइड ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएंगी। थाइमन एंड द स्कोक 1934 में, याद रखें कि दो साइंटिस्ट थे, performed experiment and showed the apical dominance was caused by the oxygen diffusing from the apical bud which inhibit the growth of lateral shoot is called inhibitory effect। The oxygen of the apical bud inhibit the growth of lateral buds, this is known as
इनहिबिटरी इफेक्ट ये ऑब्जर्व किया था थायमैन एंड स्कोक ने। द रिमूवल ऑफ एपिक्स रिलीज द लेटरल बर्ड्स, अगर एपिक्स को रिमूव कर दे तो वो साइड वाली ब्रांचेस को एपिकल डोमेन से रिलीज करवा देते हैं और फिर वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट्स का। अब कंपनसेटरी इफेक्ट को हम कहीं यूज कर सकते हैं। हमारे घर में अगर हमने कोई प्लांट लगाया है, सिर्फ उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, साइड पे ब्रांचेस नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर से एपिक्स को रिमूव करवा देंगे। एपिक्स रिमूव करेंगे तो उस ट्री की साइड पे ब्रांचेस बनना भी शुरू हो जाएंगी। ठीक, इसको हम कह देते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। देखिए जो एपिकल डोमिनेंस था उसमें क्या था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द एपिकल बर्ड inhibit the growth of lateral bud, this is called inhibitory effect। और एपिकल डोमिनेंस का क्या था, in some plants only the apical bud grows while the growth is suppressed in the auxiliary bud, this is known as apical dominance। कि अगर सिर्फ एपिकल बड ग्रो करे और ऑक्सिलरी बड में ग्रोथ सप्रेस हो जाए, इसको हम नाम देते हैं डोमिनेंस का। ये वाली डायग्राम से आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक ये प्लांट है, इसमें एपिक्स अभी हमारे पास मौजूद है, ग्रो कर रहा है। जो ये ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं ये ग्रो नहीं कर पा रहे। वजह क्या थी कि एपिकल से ऑक्सीजन बनता है, वो ऑक्सीजन जो इनकी ग्रोथ को रोक देता है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसका एपिकल बर्ड जो था वो रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से जो ऑक्सिलरी बर्ड्स थे वो ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने। इसलिए हम कह सकते हैं बर्ड रिलीज फ्रॉम इनहिबिशन। पहले वो इनहिबिशन कंडीशन में थे, अब वो इनहिबिशन से रिलीज हो गए हैं, इसलिए जो ये साइड पे ब्रांचेस शुरू हो गई, यानी एपिकल पोर्शन को रिमूव करने से साइड पे एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर दिया है उन्होंने। रिसर्च इज आल्सो इंडिकेटेड दैट ओनली द ऑक्सीजन कॉज एपिकल डोमिनेंस। उनका सिर्फ ऑक्सीजन का रोल नहीं है, एक और हार्मोन होता है साइटोकाइनिन्स। पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता था, इनहिबिटरी इफेक्ट करता था, ऑक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ को रोक देता था। उन्होंने कहा इसके अलावा एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन्स, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एपिकल डोमिनेंस एंड इन मेनी केसेस इफ साइटोकाइनिन्स आर अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द इनहिबिटेड बर्ड, जो ऑक्सिलरी बर्ड है जो ग्रो नहीं कर रहा, अगर उसके ऊपर हम साइटोकाइनिन्स का स्प्रे कर देते हैं, इट अलाउज लेटरल बर्ड्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। यानी अगर लेटरल बर्ड को डोमिनेंस से निकालना है, इनिबिशन कंडीशन रिमूव करवानी है, तो सिर्फ साइटोकाइनिन का स्प्रे करें, वो बर्ड ग्रो करना शुरू कर देगा। यानी अगर साइटोकाइनिन का लेवल हाई होता है तो वो ऑक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ बढ़ा देता है और एपिकल की ग्रोथ रोक देता है। इसी के ऑपोजिट में अगर देखें कि ऑक्सिन हाई होता है और साइटोकाइनिन लो होता है, उस वक्त जो लेटरल ग्रोथ है, लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो नहीं करते, एपिकल बर्ड जो है वो ग्रो करता है। इट इज ऑल्सो सीन दैट दोज प्लांट दैट हैव डेंस ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस हैव अ वेरी लिटिल एपिकल डोमिनेंस। ऐसे प्लांट जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है लेकिन एपिकल डोमिनेंस उनमें कम देखी जाती है, कि उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती लेकिन उनकी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। एज फार एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एपिकल डोमिनेंस, अब यहाँ से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लें क्या होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल इन टैप रूट डिवेलपमेंट, कि रूट और शूट, एपिकल का तो यही मतलब है ना कि रूट और शूट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। टैप रूट जिस तरह जो आपके पास गाजर और मूली होती है, ये टैप रूट्स होते हैं जो हम एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा बड़ी बने साइज में, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फर्दर साइड पे ब्रांचिंग ना हो, लेकिन हमारी जो टैप रूट है वो ज़्यादा मोटी हो और उसकी लेंथ ज़्यादा हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का स्प्रे कर देंगे। ऑक्सीजन का स्प्रे करने से साइड पे ब्रांचिंग नहीं बनेगी, सिर्फ हमारी टैप रूट या केली ग्रो करेगी। टैप रूट डेवलपमेंट एंड द इनहिबिशन ऑफ द स्पॉटिंग ऑफ द लेटरल, स्पॉटिंग का मतलब तो फूट पड़ना, कि साइड्स पे जो बर्ड्स होते हैं वो ना ग्रो करे, सिर्फ हमारा जो मेन एपिकल बर्ड है वो अकेला ग्रो करता रहे। पोटैटोज ट्यूबर्स अप्लाइंग ए सिंथेटिक ऑक्सीजन, हम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन का स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी टैप रूट यानी मेन रूट होती है वो अकेली ग्रो करती है। इस तरह हमें ज़्यादा मोटी गाजर आलू वगैरह मिल जाते हैं। इन द लेटर केस द स्पॉटिंग ऑफ आइस इज प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग पीरियड इज इंक्रीज फ्रॉम 1 of the 3 years। इसी तरह अगर हम चाहते हैं ये ग्रोथ स्पॉटिंग पीरियड ना हो, फूटे ना, तब भी ऑक्सीजन का स्प्रे करके आलूओं को तकरीबन 3 साल तक स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ तो ये ग्रोथ कोरिलेशन का था। इसमें जो डेफिनेशन है एपिकल डोमिनेंस की, इनहिबिटरी इफेक्ट की, कंपनसेटरी इफेक्ट की और ग्रोथ कोरिलेशन की, 4 डेफिनेशन अच्छी तरह करें और ये लिख के मुझे सेंड करें और ये टॉपिक अंडरस्टैंड करें। कोई भी मसला है तो